नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अमृत राय की लिखी कहानी कोपलें। सख्त गर्मी थी। बदन में जैसे आग सी लगी हुई थी। पंखे से भी लू निकल रही थी। रात के कोई 11 बजे होंगे। बिस्तर पर पड़ा मछली की तरह तड़प रहा था। न इस करवट चैन मिलती थी न उस करवट। बिस्तरे पर पानी छिड़का मगर तब भी चैन नहीं। वह पानी मेरी नंगी पीठ को तर क्या करता, उल्टे मेरी पीठ जलते तवे की मानिंद उसे फना कर देती। 4-6 मच्छर उस गर्मी और गर्म मगर तेज हवा में भी अपना काम किए जा रहे थे। नतीजा यह होता कि मैं अपनी उस बौखलाहट की हालत में कभी टखने पर चपत मारता, कभी गाल पर, कभी और कहीं। बदन का कोई हिस्सा खुला भर मिल जाए और ये मच्छर भी अब ना जाने कैसे होने लगे हैं। जहां काट लेते हैं अठन्नी के बराबर चकत्ता पड़ जाता है और खुजलाते खुजलाते बुरा हाल हो जाता है। फिर घंटों वह जगह जलती रहती है। गर्मी से गोया मेरा कुछ कम बुरा हाल हो। मच्छर को भी इसी वक्त सारी दुश्मनी निकालने की सूझी। मेरा सारा शरीर जल रहा था, गर्मी से और मच्छरों से, और दिल जल रहा था। नहीं नहीं, प्रेम से नहीं। सच मानिए ये गर्मी शिवजी के तीसरे नेत्र की तरह कामदेव को झुलस देने के लिए काफी है। और फिर ये मेरे मच्छर कामदेव की लाश पर खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक से एक अच्छे आर्य समाजी गीत गाएंगे। मेरा दिल जल रहा था इस मरदूद शहर बनारस की रौनक पर, जहां के लोग इस गर्मी के आलम में भी एक अंगोछे गंगा जी, भंग ठंडई, पान और मनमोहनी जर्दा और रतन या शहनाई के गानों के सहारे गर्मी को ठेंगा दिखाकर मस्त सांड की तरह इधर उधर टहलते रहते हैं। बनारस में शायद लोग गर्मियों में सोते ही नहीं, क्योंकि रात के किसी पहर में आपकी नींद खुले। आखिर आप तो भले आदमी हैं, रात को सोएंगे ही। परमात्मा ने रात और बनाई किस लिए है? बनारस में आपकी नींद खुले, आप पाएंगे कि पान और मिठाई की दुकानें खुली हुई हैं। 1,000 कैंडल पावर के बल्बों से दिन की तरह रोशनी फैली हुई है और कुछ अलमस्त लोग कुर्सियों पर बैठे ताने छेड़ रहे हैं। अगर ताने नहीं छेड़ रहे हैं तो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। दिल लगियों का बाजार गर्म है और हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। यहाँ वाले आला वाला नहीं गाते, शायद ही कोई बोड़म आला गाता हो। आला जंगली चीज है। यहाँ वालों की जबान पर या तो सिनेमाई धुनें चढ़ी हैं या बिरह और एक से एक नंगे मादरजात नंगे पूर्वी गीत और दादरे। और अब तो कजलियों के दिन आ रहे हैं, जब रात भर कजलियों के दंगल होंगे और तमाम लोगों के होठों पर पान की लाली ही की तरह एक से एक रस भरी मद भरी कजलियां होंगी, जो निषिद्ध की निशब्द वेला में रात के सीने को चीरकर किसी कामातुर पक्षी की पुकार की तरह गूंज उठेगी और लोगों को सोते से जगा देगी। मैंने जिस गाने की एक कड़ी आपकी दिलचस्पी के लिए कहानी के शुरू में रख दी है, वे वही है जो एक खास बुलंद आवाज के रिक्शे वाले के मुंह से एक तीर की तरह छूटी और आकर मेरे सीने में चुभ गई। आंख खुल गई। बड़ी कोशिश कविश के बाद झपकी लगी थी। बड़ा गुस्सा आया। सो जाने पर गर्मी और मच्छर सबसे निजात मिल जाती है। अब फिर वही टखने खुजलाइए और करवटें बदलिए। वहारी मस्ती। तब किसी ने घर का दरवाजा जोर से खटखटाया और मेरा नाम लेकर पुकारा, सत्यवान, अरे तुम इतनी रात को? हाँ हाँ, अभी ही तो गाड़ी से उतरा हूँ।
यूं अचानक, न चिट्ठी न पत्री। चलो ऊपर सब बतलाता हूँ। ऊपर चलकर सत्यवान ने मुझे जो कुछ बतलाया वह अब मैं आपको बतला दूं। अब किसी किस्म का डर नहीं है। सत्यवान थकान के मारे पड़ते ही सो गया है। अभी रात का सिर्फ 1:30 बजा है और मैं मच्छर मारता पड़ा हूँ। कहानी कहना लाख बेमसरफ चीज सही, मगर मच्छर मारने से तो अच्छा ही है। इसलिए आइए आपको उसकी कहानी, उसकी प्रेम कहानी सुना दूं। अगर आप सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि ये सत्यवान आखिर है कौन, बहुत मजे की चीज है। किसी जमाने में मेरे सहपाठी थे। हाई स्कूल से एमए तक हम लोग साथ पढ़े। पढ़ने में बड़ा तेज था सत्यवान। उसका सदा फर्स्ट क्लास आना, मगर दिमाग में उसके कोई कीड़ा जरूर था। गांधी जी के आप परम भक्त थे। पढ़ने से जो वक्त बचता उसमें या तो अनासक्ति योग का पाठ करते या चरखा चलाते, यहाँ तक कि चरखा दंगलों में शरीक होते। कोई हद नहीं है इंसान के गधेपन की। त्याग और तपस्या का ऐसा भूत मेरे शेर पर सवार था कि वह मोटे से मोटा, बिल्कुल टाटनुमा खद्दर पहनता और कोल्हापुर का मोटा बदशक्ल चप्पल। यह तो हजरत की हुलिया थी। और कीड़ा, वह जो एक मर्तबा दिमाग में घुस गया तो घुस गया, उसे वहां से निकाले कौन। हाँ, सत्यवान में एक बात ऐसी थी जो मुझको भी बुरी ना लगती थी। उसका सदा सबकी मदद को तैयार रहना। कुछ लोग उसकी भलमनसी का बेजा फायदा भी उठाते थे, मगर हमें उनसे क्या बहस। हमें तो सत्यवान से काम है। हॉस्टल में कोई बीमार पड़ा और फिर देखो सत्यवान को। और भी कोई काम किसी का अटकता तो वे सत्यवान को ही गुहार लगाता और सत्यवान भक्त की सहायता के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़ते। उन्हें विष्णु भगवान का छोटा मोटा अवतार ही समझिए। ना जाने कितने गजों और अजामिलों को उन्होंने तारा होगा। और इतना ही नहीं, जन शिक्षा की जलती मशाल भी उनके हाथ में थी। और भाई मेरी तरह कुछ नकारे उसका मजाक भले ही उड़ा लें, लेकिन यह बात अपनी जगह पर अटल है कि उसके विंग का नौकर, भला सा नाम था उसका, हाँ, रामरूप, 4 बरस में इतनी हिंदी सीख गया था कि रात को सबका बिस्तर बिस्तर बिछाने के बाद खा पी कर प्रेमचंद की कहानियां पढ़ा करता। दिन में लोगों के कॉलेज चले जाने पर मैंने भी उसे किताब हाथ में लिए देखा था। दूसरे नौकर जब खूब शोर मचाकर मैस में कोर्ट पीस खेलते, रामरूप कहानी की किताब पढ़ता। ये सत्यवान की बरकत थी। हाँ, तो भाई यह बात तो सत्यवान में थी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कीड़ा तो उसके दिमाग में था। कीड़ा यही कि उसे दुनिया की सफलता की जरा चिंता नहीं। कीड़ा यही कि उसे अपनी फिक्र कम, दूसरे की फिक्र ज्यादा। बीमार कोई है, नींद आपकी हराम है। यह दिमाग का कीड़ा नहीं तो और क्या है। इसी दिमाग के कीड़े ने जो जोर मारा तो सत्यवान जी जेल के फाटक के उस पार खड़े दिखाई दिए। सन 42 में लोगों पर आमतौर से जो पागलपन छाया, उससे सत्यवान भला कैसे अछूता रह सकता था। लिहाजा उन्होंने भी यहाँ वहाँ 2-1 तार के खंभे गिराए, छपरे के पास कहीं किसी रेल की पटरी के बोल्टू ढीले करने की कोशिश की और पकड़े गए। 2 साल जेल में काटे। छूट कर आने के कुछ महीने बाद सुना कि सत्यवान कम्युनिस्ट हो गए। यह उनके दिमाग के कीड़े की नई करवट थी। पता नहीं वह कीड़ा कभी उन्हें चैन लेने देगा भी या नहीं। यह सत्यवान का अब तक का इतिहास है। हुलिया बताना और बाकी है। गेहुआ रंग, जरा ज्यादा गोल सा मगर खुशनुमा चेहरा। चेहरे पर एक खास तरह की सादगी और स्वच्छता। मंझोला कद, धोती कुर्ता पहनते हैं। बस इतना काफी है। वह कोई छोकरी तो है ही नहीं कि मैं आपको उनकी आंख, नाक, कान
सबका नक्शा बतलाऊं और बताऊं कि उनके बाल कितने बड़े हैं, बालों का रंग क्या है, आंखों का क्या रंग है, वगैरह वगैरह। सत्यवान तो अच्छे खासे मर्द हैं और अपनी मर्दुमी का सबूत देने ही तो काशी पधारे हैं। हाँ, तो अब आप उनकी प्रेम कहानी सुनने के अधिकारी हैं। अब मगर सच पूछिए तो उनकी प्रेम कहानी में कोई दम नहीं है। कम से कम मेरी राय तो यही है। माया की आपको वैसी एक नहीं 11 कहानियां मिल जाएंगी। अरे वही पिटी पिटाई बात। मास्टर साहब ने ट्यूशन किया लड़की को अर्थशास्त्र या गणित पढ़ाने के लिए और रफ्ता 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 और अब देखिए ना सत्यवान को। आखिर क्यों 12 बजे रात मेरे ऊपर नाजिल हुए हैं? इसलिए ना कि उन्हें शादी करनी है। शादी करनी है? मगर यह क्या तरीका है? बाराती कहाँ है, बैंड कहाँ है? और कुछ है या यूं ही शादी होगी? शादी करनी है। हिस्ट अकेले आए और चोरों की तरह अब टांग फैलाए मच्छरों से अपने को नुचवाते सो रहे हैं। ये शादी करेंगे? मुंह धो रखिए जनाब, यूं शादी नहीं होती। शादी करने वालों के चेहरे पर कुछ और ही नूर बरसता है। और साहब लड़की हजारीबाग में है। खूब साहब, बड़ी खूब शादी होगी। दूल्हा बनारस में, दुल्हन हजारीबाग में। आप बुरा ना माने, चाहे कुछ करें, मैं तो कहूँगा और 1000 बार कहूँगा कि ये सब ढील मडाल बातें मेरी समझ में खाक नहीं आती। मैं तो भाई हार्डवेयर का व्यापारी हूँ और सब कुछ वैसा ही चाहता हूँ, लोहे की तरह पक्का ठोस, बिल्कुल फौलाद। दूसरे रोज 10 बजे दिन तक लड़की भी आ गई, मगर वे अपने किसी और दोस्त के यहाँ ठहरी। तब तक मुझे ये राज मालूम हो गया था कि ये शादी आखिर हजारीबाग में ना होकर यहाँ क्यों हो रही है। बात यह है कि लड़की और हमारे ये बोड़म दोस्त सत्यवान अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ यह शादी कर रहे हैं। लड़की बंगाली ब्राह्मण है और सत्यवान जी बिहारी कायस्थ। लड़की का बाप लखपति आदमी है, बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी है। शहर में दर्जनों मकान हैं जो किराए पर उठे हुए हैं। वह सख्त मक्खी चूस सही, मगर है लखपति। और इधर बेचारे सत्यवान जी के पास कानी कोड़ी नहीं। यूं है तो वह भी एक बिगड़े हुए रईस खानदान के। कभी उनके भी बड़ी जमींदारी थी, लेकिन सब लाल परी की नजर हो गई और अब तो काफी फटे हाली है। ज्यों तो लाज निभाए चले जाते हैं, मगर ऐसा ना भी होता। पैसे का अगर घर में अंबार भी लगा होता तो उससे क्या? जरा सोचिए, घर है आपका मुजफ्फरपुर, रहते हैं आप छपरा, घर से एक पैसा नहीं लेते, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे वक्त काम करते हैं और पार्टी से जो मजदूरी मिलती है उसी से काम चलाते हैं। पिछले 3 साल से हजरत का यही दस्तूर है और इस वक्त तो उनके नाम वारंट है। इसीलिए छपरे में उनकी शादी नहीं हो सकी और उन्हें अलग अलग बनारस आना पड़ा। मैं सदा से जानता था कि ये सत्यवान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ ऊट पटांग करता रहेगा। कॉलेज के दिनों में वह गांधी जी की भक्ति, वह बीमारों की तीमारदारी, पत्थर लोगों से मगजमारी, फिर वे सन 42 का बवंडर, जेल की हवा, फिर उनका वह कम्युनिस्ट हो जाना, वे गिरफ्तारी का वारंट और अब उनकी ये आखिरी कारगुजारी, यह शादी। वह बड़ा बुरा कीड़ा घुसा है इसके दिमाग में। वे कभी इसको चैन से थोड़े ही बैठने देगा, यूं ही चक्कर खिलाता रहेगा। साहब खूब चीज है ये सत्यवान, ठीक ही कहा है। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं जानता था, खूब जानता था कि यह आदमी कोई ना कोई सख्त बोड़मपने की बात करेगा। मैं फिर कहता हूँ, आप ही सोचिए, ऐसी शादी के भी भला कोई माने हैं? आप एक गाड़ी से चले आ रहे हैं अकेले, आपकी दुल्हन दूसरी गाड़ी से चली आ रही है अकेली। ना आपके संग कोई भूत, ना उसके संग कोई चिड़िया का भूत।
अजीब तुफ है ऐसी शादी पर। शादी के माने तो साहब यह है कि नगाड़े पर चोट पड़ रही है, बैंड बाजा बज रहा है, नया जमा जोड़ा पहने, सर पर मोर लगाए, सर से पैर तक आप और आपके बाराती अच्छी तरह मुकद्दर चले आ रहे हैं चांद सी दुल्हन लाने। मैं तो भाई ऐसे ही शादी करूंगा। मुझे ये नकटापन जरा नहीं भाता। माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी बीबी बहुत पढ़ी लिखी है, जी हाँ वह भी एमए पास है। माना कि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, जिसके पीछे पुलिस के गिरोह गश्त लगे रहे हैं, ये सब ठीक है, मगर तब भी हर चीज को करने का एक ढंग होता है, एक सलीका होता है। आखिर आप क्यों अच्छी धुली पूछी चमकती हुई थाली और कटोरियों में खाना खाते हैं? हाथ पर रोटी रख लीजिए और खाइए। वैसे भी रोटी जाएगी तो पेट ही में। शाम को शादी थी, आर्य समाजी रीति से। मुझे बड़ी बेचैनी थी कि कब वक्त आए और मैं सत्यवान की होने वाली पत्नी को देखूं। मैंने मन ही मन उसकी एक तस्वीर भी खड़ी कर ली थी। बंगाली तरुणियों की कल्पना करने पर एक खास तरह के लावण्य की छवि मेरी आंखों में खिंच जाती है। उनकी हथेलियों की वह मेहंदी, उनके पैरों का वह आलता, उनके माथे की वह बिंदी, उनके चेहरे का वह पीला सा रंग जो ना तो खिले हुए फूल का है ना मुरझाए हुए फूल का, और फिर उनका साड़ी लपेटने का वह खास ढंग। कमरे में ही विवाह की वेदी बनी थी, आग जल रही थी, लिहाजा उसके दिल से धुआं निकल रहा था, बेहद धुआं। लेकिन वे ठीक से जले इस ख्याल से बिजली का पंखा भी बंद कर दिया गया था। मगर आग से तब भी धुएं के बादल उठ रहे थे और हमारे जिस्मों से पसीने का पनाला बह रहा था। लोग काफी बौखलाए हुए से दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर दुल्हन को उसकी सहेलियां सहारा दिए हुए लाई और मैं बेहोश होते होते बचा। मेरे भीतर जो खूबसूरती का एक्सपर्ट बैठा हुआ था वह तो बेहोश ही हो गया। मेरी कल्पना का रेशमी पर्दा तार तार हो गया। मेरी आशाओं का रंग महल जमीन पर गिरकर रकाबे की तरह चूर चूर हो गया और मुझे लगा कि किसी ने मुझे घरहरे से नीचे धकेल दिया है और मैं गिरता चला जा रहा हूँ, गिरता चला जा रहा हूँ। पता नहीं मैं कब तक इसी तरह गिरता रहा। आखिरकार जब मेरे पैर जमीन पर लगे और मेरी बेहोशी दूर हुई तो मैंने देखा कि सत्यवान की शादी एक मोटी ठिगनी शाह लड़की से हो रही है। आर्य समाजी पंडित जी जनेऊ का मंत्र शादी के अवसर पर पढ़ रहे हैं। आग अब कुछ लौ देने लगी है और उसी लौ की रोशनी में मैं देख रहा हूँ कि दोनों के चेहरे पर एक अनोखी दीप्ति है, जो सामने जलती हुई आग की चमक नहीं है, बल्कि भीतर भरते हुए अनगिनत झरनों की एक ऐसी ताजगी है जो कभी बासी नहीं पड़ेगी, जिससे पीपल की कोपलों की तरह इंकलाब की नित नई कोपलें फूटेंगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।